बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की ऐतिहासिक जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में जमकर जश्न मनाया गया। शाम के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच गए, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। पहले से बीजेपी दफ्तर में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ पहुंची हुई थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुलदस्ता और शॉल देकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान उन पर गुलाब के फूलों की बारिश होती रही। फिर वही शॉल हवा में लहराते हुए प्रधानमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मंच की तरफ बढ़ते रहे और जोश से भरे कार्यकर्ता नारेबाजी करते रहे और लगातार हो रही नारेबाजी के बीच ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच गए। बीजेपी ने बिहार में पहली बार विधानसभा चुनाव में 90 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की और इसीलिए प्रधानमंत्री ने मंच पर पहुंचने के बाद भी शॉल को गमछे की तरह लहराते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। मोदी, 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 नरेंद्र मोदी, 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 नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री ने अपना भाषण भी बिहारी अंदाज में शुरू किया। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री ने बिहार के वोटरों को धन्यवाद दिया और बिहार की जनता को धन्यवाद देने के बाद प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के चुनाव के नतीजों को लोकतंत्र की जीत बताया और विपक्ष को निशाने पर लिया। बिना हिंसा के चुनाव कराने के लिए प्रधानमंत्री ने चुनाव आयोग की भी तारीफ की। इस चुनाव ने भारत के चुनाव आयोग पर जनता के विश्वास को और मजबूत किया है। इस चुनाव में कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग पर हमलावर थी। उसने वोटर लिस्ट रिवीजन और वोट चोरी के मुद्दे पर चुनाव आयोग को कई बार घेरने की कोशिश की थी और बिहार में एनडीए को मिली प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए आरजेडी अध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव पर भी निशाना साधा। बिहार ने फिर दिखाया है झूठ हारता है, जन विश्वास जीतता है। बिहार ने डंके की चोट पर कह दिया है, जमानत पर चल रहे लोगों का जनता साथ नहीं देगी। और लगे हाथ प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर जंगल राज के मुद्दे पर आरजेडी पर हमला बोला। उन्होंने भरोसा दिया कि बिहार की भूमि पर जंगल राज की वापसी कभी नहीं होगी। बिहार ने ये सुनिश्चित किया है, बिहार की महान भूमि पर फिर कभी जंगल राज की वापसी नहीं होने वाली है। आज की ये जीत बिहार की उन माताओं, बहनों और बेटियों की है जिन्होंने सालों तक आरजेडी के शासन में जंगल राज का आतंक झेला है। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर यह आरोप भी लगाया कि उसने छठी मैया का अपमान किया था, जिसकी कीमत उसे बिहार विधानसभा चुनाव में चुकानी पड़ी। जो लोग छठ पूजा को ड्रामा कह सकते हैं, वो बिहार की परंपरा का कितना सम्मान करते होंगे। और इनकी हेकड़ी देखिए साथियों, छठी मैया से कांग्रेस आरजेडी ने आज तक माफी नहीं मांगी और बिहार के लोग ये कभी नहीं भूलेंगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथ लिया। उन्होंने यह तक दावा कर दिया कि आने वाले वक्त में कांग्रेस आपसी कलह की वजह से टूट सकती है। कांग्रेस के भीतर भी एक अलग धड़ा पैदा हो रहा है जो इस नेगेटिव पॉलिटिक्स से असहज है। ये जो कांग्रेस के नामदार हैं,
ये जिस रास्ते पर कांग्रेस को लेकर चल रहे हैं, इसके प्रति घोर निराशा, घोर नाराजगी अंदर ही अंदर पनप रही है। और मुझे तो आशंका है, हो सकता है कि आगे कांग्रेस का एक और बड़ा विभाजन हो। और बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 90 सीटें जीतकर बीजेपी न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बन गई बल्कि उसने इतिहास रच दिया। बिहार चुनाव में इस बार बीजेपी ने अपने इतिहास का सबसे शानदार स्ट्राइक रेट दर्ज किया। बीजेपी ने 101 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, उनमें करीब 90 सीटों पर जीत का परचम लहरा दिया और विपक्षी गठबंधन के जीत के सपनों को चूर चूर कर दिया। बिहार में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 90% के पार रहा। इसे और ज्यादा आसान करके समझें तो मतलब यह हुआ कि हर 10 में 9 सीट पर बीजेपी उम्मीदवारों की जीत हुई। बिहार चुनाव में इसे बीजेपी का इतिहास का सबसे शानदार स्ट्राइक रेट बताया गया, क्योंकि इससे पहले बीजेपी ने अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन 2010 में किया था। तब उसका स्ट्राइक रेट 89.22% रहा था। लेकिन इस बार बीजेपी ने अपने प्रदर्शन से सभी को चौंका दिया। विधानसभा चुनाव में बीजेपी बाजीगर बनकर उभरी और शानदार प्रदर्शन करते हुए बिहार में बड़े भाई की भूमिका में आ गई। इसे बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर माना जा रहा है, क्योंकि एनडीए गठबंधन की जब जब बात आई तब तब बीजेपी और जेडीयू दोनों की तरफ से यह बताया गया कि केंद्र में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी और बिहार में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। लेकिन इस बार टिकट बंटवारे में ही नई शुरुआत हुई। पहली बार बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़े। दोनों ने 101 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और नतीजों में तो बीजेपी ने सारे अनुमानों, सारी अटकलों को गलत साबित करते हुए धमाकेदार प्रदर्शन किया और जेडीयू से ज्यादा सीटें जीत लीं। और नतीजा यह हुआ कि बिहार में शानदार प्रदर्शन करते हुए बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। इतना ही नहीं, बीजेपी बिहार में सिर्फ एनडीए की सबसे बड़ी पार्टी बनकर नहीं उभरी बल्कि वो पूरे बिहार में सीटों के लिहाज से सबसे बड़ी पार्टी बन गई। और बम्पर जीत का जश्न पटना से दिल्ली तक शुरू हो गया। जीत पर जश्न मना रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारे लगाए। इतना ही नहीं, बीजेपी समर्थकों ने एक गाने के जरिए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को हिट बताया। पटना में बीजेपी दफ्तर पर सुबह से शुरू हुआ जश्न देर शाम तक चलता रहा और जश्न की कुछ ऐसी ही तस्वीरें पटना में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के दफ्तर पर भी दिखी। वहां भी विधानसभा चुनाव में जीत का जश्न मनाने के लिए सैकड़ों की संख्या में जेडीयू कार्यकर्ता और समर्थक इकट्ठा हो गए और ढोल बजाकर नाचते और झूमते दिखे। जेडीयू कार्यकर्ताओं ने हाथों में पार्टी का पोस्टर लेकर जश्न मनाया। जेडीयू दफ्तर पर भी भोजपुरी फिल्मों के एक्टर और गायक पवन सिंह के गाने पर जेडीयू कार्यकर्ता जमकर नाचते दिखे। इस दौरान एक जेडीयू समर्थक ने तो नीतीश कुमार की तारीफ में गाना गाकर सुनाया। नीतीश जी हई हमनी के अभिमान हो, महिला के दिले बारे बड़का सम्मान हो। जश्न के दौरान जेडीयू कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर जीत की खुशी मनाई और बधाइयां दी। और इस सब के बीच बिहार में अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ रही चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भी शानदार प्रदर्शन किया। वो 29 सीटों पर चुनाव लड़ी और 19 सीटों पर को अपने नाम किया। यानी लोकसभा चुनाव में जोरदार प्रदर्शन करने वाली चिराग पासवान की पार्टी का जलवा विधानसभा चुनाव में भी कायम रहा। रुझानों में जीत की तरफ बढ़ते ही पटना में चिराग पासवान के घर पर जश्न शुरू हो गया। मिठाइयां बंटने लगी। लोगों ने चिराग पासवान को अबीर लगाया और उनका तिलक भी किया। विधानसभा चुनाव में पार्टी की सफलता से चिराग भी खुशी से गदगद नजर आए। डबल डिजिट कोई मान ही नहीं रहा था कि मैं मेरी पार्टी पार कर पाएंगे, बट मेरा विश्वास, मैंने हमेशा कहा है कि मैं सर्वेश से ज़्यादा अपनी मेहनत पे मैं विश्वास रखता हूं। चिराग ने बिहार की जनता को धन्यवाद दिया और सरकार बनने पर लोगों से किया गया वादा पूरा करने का भरोसा दिया। पिछले चुनाव में चिराग पासवान ने अपने पिता रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी का नेतृत्व किया था। वो एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े थे और इसका उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा था, क्योंकि साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान चिराग की अगुवाई में एलजेपी ने
बिहार की 135 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन उसे सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी। इसी के बाद एलजेपी में चिराग के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे थे। जून 2021 में बगावत हो गई थी और पार्टी ने चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुन लिया था और बाद में मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया था। इसी के बाद साल 2021 में चिराग पासवान ने अपनी नई पार्टी बनाई और उसका नाम लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास रखा। यानी वो पिता की विरासत को छोड़ नई पार्टी के साथ मैदान में आए। चिराग ने पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में ही अपनी ताकत दिखा दी थी, क्योंकि एनडीए गठबंधन ने उन्हें 5 सीटें दी थी और उन्होंने 5 सीटों पर जीत का झंडा गाड़ दिया था। इस बार विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 29 सीटें मिली थी और उसने 19 अपने नाम कर ली। पार्टी के इस प्रदर्शन के बाद चिराग पासवान ने महागठबंधन पर तगड़ा हमला बोला। अहंकार में उन्होंने जनादेश तक का अपमान करने में कसर नहीं छोड़ी। अभी तो जनादेश आया नहीं कि ये कहने लग गए कि भैया 18 तारीख को हम शपथ लेंगे। चिराग ने उन पर भरोसा जताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का आभार जताया। और बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की सहयोगी जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम के 5 उम्मीदवार भी जीत गए। उसने 6 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, उसे सिर्फ एक सीट पर हार का सामना करना पड़ा। और इस तरह जीतन राम मांझी की पार्टी ने विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। एनडीए ने एचएएम को इस बार 6 सीटें दी थी, उनमें 5 सीटों पर जीतन राम मांझी की पार्टी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल कर ली। हम लोग बहुत आसान्वित थे कि अप्रत्याशित सीट मिलना है। माना जा रहा है कि बिहार में ये एनडीए की लहर का नतीजा था। एचएएम के उम्मीदवार गया की टिकारी, अतरी, इमामगंज और बाराचट्टी के अलावा औरंगाबाद की कुटुंबा और जमुई की सिकंदरा विधानसभा सीट पर खड़े थे और जीतन राम मांझी ने उनमें 3 प्रत्याशी अपने घर से ही उतार दिए थे। यानी 6 में 3 उम्मीदवार उनके परिवार के ही सदस्य थे जो चुनाव में उतरे। और जीतन राम मांझी ने इस बार के विधानसभा चुनाव में न सिर्फ अपनी बहू दीपा मांझी को उतारा, बल्कि अपने दामाद प्रफुल्ल मांझी को भी टिकट दी थी। इसके अलावा उनकी समधन ज्योति देवी भी प्रत्याशी थी। उनके परिवार के इन तीनों सदस्यों ने अपनी अपनी सीटें जीत लीं। पिछली बार यानी 2020 के विधानसभा चुनाव में भी एचएएम एनडीए के साथ थी। तब उसे 7 सीटें दी गई थीं, जिनमें 4 सीटों पर उसके उम्मीदवार जीते थे। और बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों वाली सीटों पर एनडीए का शानदार स्ट्राइक रेट रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां कर बिहार की 94 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार किया था। उनमें करीब 70 सीटों पर एनडीए के उम्मीदवारों को जीत मिली। जबकि बिहार में साल 2020 में हुए विधानसभा चुनाव में इन 94 में एनडीए के खाते में 47 सीट ही गई थी, लेकिन इस बार 47 से बढ़कर करीब 70 सीटें एनडीए ने अपने नाम कर ली। यानी पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले एनडीए को 20 से ज्यादा सीटों का फायदा हुआ, जबकि महागठबंधन को इन सीटों पर इस बार भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताबड़तोड़ रैलियां की थी और माना जा रहा है कि उनकी रैलियों का एनडीए को जबरदस्त फायदा हुआ, क्योंकि बिहार में कई विधानसभा सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर हुई। लेकिन माना जा रहा है कि उन सीटों पर प्रधानमंत्री की रैलियों ने लोगों तक सीधा संदेश पहुंचाने का काम किया। यानी बीजेपी और एनडीए के उम्मीदवारों को पीएम फैक्टर का सीधा फायदा मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों में कानून व्यवस्था, रोजगार और विकास को मुद्दा बनाकर विपक्ष पर निशाना साधा था। नहीं चाहिए कट्टा सरकार, फिर एक बार। सीतामढ़ी की रैली के दौरान उन्होंने बिहार में एनडीए की सबसे बड़ी जीत का दावा किया था और वहां लोगों से उन्होंने एनडीए की जीत के बाद जश्न की तैयारी करने की भी बात कही थी। और चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भविष्यवाणी की थी वो सच साबित हुई। बिहार में लोगों ने डबल इंजन सरकार पर भरोसा जताया और एनडीए के पक्ष में दिल खोलकर मतदान किया। और इस बार चुनाव में एनडीए ने ऐसा प्रदर्शन किया कि सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे चरण के मतदान से पहले पश्चिमी चंपारण की चनपटिया विधानसभा सीट में रैली की थी और 14 नवंबर को एनडीए की शानदार जीत का दावा किया था। एनडीए की अब तक की सबसे बड़ी विजय इस चुनाव में पक्की है दोस्तों। 14 तारीख के बाद आपको मैं कह रहा हूं विजय उत्सव की तैयारी कर लीजिए। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने अपनी रैली में एनडीए की जीत के बाद शपथ ग्रहण में शामिल होने की भी बात कही थी। यानी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत को लेकर उन्हें वहां की जनता पर पूरा भरोसा था। और माना जा रहा है कि बिहार में महिला वोटरों ने एनडीए की जीत में बड़ी भूमिका निभाई। बिहार में 243 में करीब 124 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर महिला वोटर जीत हार में अहम रोल अदा करती हैं।
और माना जा रहा है कि महिला वोटरों ने एनडीए और नीतीश कुमार पर अपना भरोसा बरकरार रखा, क्योंकि बिहार चुनाव के नतीजों में एनडीए ने एक तरफा जीत हासिल की और माना जा रहा है कि इसमें बहुत बड़ा हाथ बिहार की महिला वोटरों का रहा। जंगल राज की जो याद है वो आज भारी पड़ गई और वो आज देखिए कैसे महिलाएं, वरना आप और मैं अगर बिहार में उस समय में रहती तो बाहर नहीं निकल सकती थी दोपहर के बाद। चुनाव से पहले ही नीतीश सरकार ने बिहार की करीब 1.5 करोड़ महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए थे और बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने इसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का नाम दिया था। इस योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। उन्होंने बिहार की 75 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए की राशि ट्रांसफर की थी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह भरोसा जताया था कि इस 10,000 की राशि से बिहार की महिलाएं स्वरोजगार की तरफ मजबूती से बढ़ सकेंगी। बिहार सरकार ने इसे मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का नाम दिया था, जिसके तहत महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए थे और जरूरत पड़ने पर उन्हें 2 लाख रुपए की मदद दिए जाने का प्रावधान रखा गया था। और माना जा रहा है कि चुनाव से ठीक पहले लिया गया यह फैसला नीतीश कुमार के लिए गेम चेंजर साबित हुआ। हालांकि इस योजना के शुरू होते ही विपक्ष नीतीश सरकार पर टूट पड़ा था। तेजस्वी यादव समेत कई नेताओं ने यह आरोप लगाए थे कि नीतीश सरकार ने चुनाव से ठीक पहले महिला वोटरों को लालच देने की कोशिश की और यह आरोप बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद भी जस के तस बने रहे। 10,000 रुपए महिलाओं के अकाउंट में पैसा देकर सबको वोट खरीदने का काम किया सरकार ने। वोट, नोट के बदले वोट, नोट दो वोट लो, ये काम किया सरकार ने। इसके अलावा कांग्रेस ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की तरह ही बिहार में भी वोट चोरी के इल्जाम लगाए। हालांकि एनडीए ने विपक्ष के वोट खरीदे जाने के आरोपों को सिरे से नकार दिया। बिहार सरकार में शामिल बीजेपी ने दावा किया कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के जरिए महिलाओं को पैसे नहीं बांटे गए, बल्कि बीजेपी के मुताबिक वो 10,000 रुपए महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने के इरादे से दिए गए थे। आज बिहार में कई महिलाओं ने परचून की दुकान खोली है, बकरियां खरीद के वो डेयरी का बिजनेस कर रही हैं, ईटरीज खोली है, रेडी पटरी लगाई है और 10,000 रुपए की लागत से आज महीने में 20, 30, 40, 50 हजार रुपए कमा रहे हैं। बीजेपी ने महिलाओं को चुनाव से पहले 10,000 रुपए दिए जाने के मुद्दे पर बिहार सरकार का बचाव किया। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब महिलाओं के लिए लाई गई योजनाओं ने नीतीश कुमार की जीत में अहम भूमिका निभाई हो। इस बार भी विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट दिए थे और यह माना जा रहा था कि इसका फायदा नतीजों में नीतीश कुमार को मिल सकता है, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार की छवि महिलाओं को बढ़ावा देने वाले सीएम की मानी जाती रही है, क्योंकि उन्होंने जीविका दीदियों और मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा जैसी योजनाओं से महिलाओं का भरोसा जीता। इसके अलावा नीतीश सरकार ही महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण का प्रावधान लेकर आई थी। साथ ही बिहार में सरकारी नौकरियों में भी महिलाओं को 35% आरक्षण दिया जाता है। और इस सब के बीच बिहार के सीमांचल में भी एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया और सबसे बड़ी बात यह कि सीमांचल वो इलाका है जहां मुस्लिम समुदाय की आबादी अच्छी खासी तादाद में मौजूद है। लेकिन इसके बाद भी सीमांचल में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए वहां की ज्यादातर सीटें जीतनी। बिहार के सीमांचल में 7 जिले अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा आते हैं। इन सभी जिलों में विधानसभा की 37 सीटें मौजूद हैं। बड़ी बात यह कि एनडीए ने 37 विधानसभा सीटों में आधे से ज्यादा 24 सीटों पर जीत हासिल कर ली। पिछली बार बिहार चुनाव में सीमांचल में एनडीए ने 22 सीटों पर जीत दर्ज की थी, मतलब इस बार 2 सीटों का फायदा हुआ। जबकि सीमांचल में बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रहती है, लेकिन इसके बाद भी एनडीए ने सीमांचल में प्रचंड जीत हासिल की। मतलब मुस्लिम आबादी वाले सीमांचल में एनडीए की लहर के सामने महागठबंधन और दूसरी पार्टियां खड़ी तक नहीं हो पाई। जबकि दावा यह किया जा रहा था कि सीमांचल में मुस्लिम आबादी ज्यादा होने की वजह से एनडीए को तगड़ा झटका लग सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और तो और महागठबंधन के मुकाबले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने सीमांचल में कहीं ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन इस बार महागठबंधन को 8 सीटें मिली और उसे 2 सीटों का नुकसान हुआ, जबकि एआईएमआईएम ने इस बार के चुनाव में भी 5 सीटों पर जीत हासिल कर ली। मतलब एक बार फिर एआईएमआईएम ने पिछले चुनाव की तरह सीमांचल की 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद यह कहा गया था कि एआईएमआईएम ने आरजेडी और कांग्रेस के पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाई और इस बार के चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने अपने गढ़ में इस कामयाबी को न सिर्फ दोहराया बल्कि अपनी ताकत को और मजबूत किया।
सबसे बड़ी बात यह कि राष्ट्रीय पार्टी होकर भी कांग्रेस के खाते में भी सिर्फ 6 सीटें ही आईं। हालांकि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि AIMIM ने पिछली बार की तरह इस बार भी 5 सीटों पर जीत हासिल कर सबको हैरान कर दिया। माना जा रहा है कि AIMIM ने कांग्रेस और RJD के पारंपरिक मुस्लिम समुदाय के वोटों का बड़ा हिस्सा अपनी तरफ खींच लिया और उसकी वजह से सीमांचल की कई सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार एनडीए के प्रत्याशियों से पिछड़ गए। मतलब AIMIM और महागठबंधन के बीच वोट बंटने की वजह से सीमांचल की ज्यादातर सीटों पर एनडीए को फायदा हुआ, और वो भी वहां जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों की तादाद अच्छी खासी है। माना जा रहा था कि मुस्लिम समुदाय के वोटरों की वजह से सीमांचल में एनडीए को काफी नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन इसके बाद भी एनडीए ने पूरी कहानी पलट दी। सीमांचल के सुपौल जिले की सभी 5 विधानसभा सीटों पर एनडीए ने जीत दर्ज की। इसी तरह कटिहार जिले की 7 विधानसभा सीटों में 6 सीटों पर एनडीए ने बाजी मार ली। मधेपुरा जिले की 3 विधानसभा सीटें एनडीए के खाते में आ गईं। वहां कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। और हैरानी की बात यह रही कि सीमांचल के किशनगंज जिले में भी एनडीए ने जीत का डंका बजा दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि किशनगंज जिले में करीब 68% लोग मुस्लिम समुदाय के हैं। मतलब यह कि किशनगंज जिले में हर 3 में 2 लोग मुस्लिम समुदाय के हैं, लेकिन इसके बाद भी एनडीए ने वहां की 1 सीट पर जीत दर्ज कर ली, जबकि 2 सीट AIMIM के खाते में चली गई। किशनगंज जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। इसी तरह पूर्णिया जिले में मौजूद 7 विधानसभा सीटों में से 5 पर एनडीए ने जीत का डंका बजा दिया। और तो और अररिया और सहरसा में भी एनडीए ने वहां की 2-2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की। इन दोनों जिलों में भी मुस्लिम समुदाय की आबादी 40% से ज्यादा है। मतलब मुस्लिम आबादी वाले सीमांचल के सभी 7 जिलों में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन कर सबको हैरान कर दिया। और बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद जेडीयू ने नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बनने का दावा कर दिया। चुनाव में बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें मिली हैं। इसके बाद चर्चा इस बात की तेज हो गई थी कि बीजेपी बिहार में मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक सकती है। हालांकि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद पर कोई बयान नहीं आया। बीजेपी ने बिहार में विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ने की बात कही थी। हालांकि उसने चुनाव बाद प्रक्रिया के तहत सीएम चुनने का फैसला चुने हुए विधायकों पर छोड़ दिया था। लेकिन जेडीयू नेताओं ने साफ कह दिया कि बिहार में मुख्यमंत्री के पद के लिए जगह खाली नहीं है। नीतीश कुमार थे, नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी रहेंगे। बिहार का चुनाव एनडीए ने नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा था, लेकिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बताया गया था। और चुनाव नतीजों में एनडीए को बढ़त मिलते ही पटना की सड़कों पर बिहार मतलब नीतीश कुमार लिखे पोस्टर लग गए। साल 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को ज्यादा सीटें मिली और इसीलिए पटना की सड़कों पर नीतीश कुमार के बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए गए। जेडीयू जिस तरह से उसकी सीटों की संख्या बढ़ी है और काफी अच्छे तरीके से बढ़ी है, उसका असर देखिए पटना की सड़कों पर। बिहार का मतलब नीतीश कुमार, बधाई हो, बधाई हो। विधानसभा चुनाव के नतीजे जैसे जैसे सामने आए, पटना की सड़कों पर बिहार मतलब नीतीश कुमार वाले पोस्टर लगा दिए गए। साल 2020 में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू 115 सीटों पर लड़ी थी और 43 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि इस बार जेडीयू 101 सीटों पर लड़ी और पिछली बार के मुकाबले काफी ज्यादा सीटें जीती। और इसीलिए शुरुआती रुझान सामने आते ही जेडीयू दफ्तर में जश्न शुरू हो गया। वहां कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहां भी नीतीश कुमार के कई नए पोस्टर लगा दिए गए और उनमें एक पोस्टर में नीतीश कुमार एक बाघ के साथ खड़े नजर आए। जेडीयू की बंपर बढ़त को देखते हुए उस पोस्टर पर लिखा गया कि टाइगर अभी जिंदा है। एक नया पोस्टर यहाँ पर लगाया गया है, टाइगर अभी जिंदा है, और उसके साथ में एक टाइगर की फोटो भी नीतीश कुमार के साथ में है। दूसरी तरफ लड्डू जो यहाँ पर बांटा जा रहा है जश्न में। जेडीयू दफ्तर में सुबह से ही कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया। पटना में मौजूद उस दफ्तर में दोपहर तक सैकड़ों कार्यकर्ता जुट गए और जैसे जैसे नतीजों पर मोहर लगती गई, कार्यकर्ताओं का जोश और बढ़ता चला गया। और सभी नतीजे सामने आने के बाद जेडीयू दफ्तर में मौजूद कार्यकर्ता जश्न में डूब गए। उन्होंने एनडीए की जीत की खुशी में जमकर नारेबाजी की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। जेडीयू दफ्तर में इकट्ठा हुए कार्यकर्ताओं ने जीत का शंखनाद भी किया। लगभग 1 घंटे से यहाँ पर लगातार कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगता जा रहा है। आपसे अगर एक सवाल मैं पूछूंगा, ये शंखनाद किस लिए? ये विजय शंखनाद है। इसके अलावा कई कार्यकर्ता पटाखे फोड़ते और जेडीयू के झंडे लहराते भी नजर आए। वहीं दूसरी तरफ नतीजे सामने आते ही नीतीश कुमार के घर के आसपास सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। तस्वीरें दिखा रहा हूं, देखिए सिक्योरिटी कितनी जबरदस्त यहाँ पर बढ़ा दी गई है। नीतीश कुमार के घर की तरफ जाने वाले दोनों रास्तों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि जेडीयू की जीत के बाद कुछ कार्यकर्ता उनके घर की तरफ बढ़ने शुरू हो गए।
क्योंकि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार जेडीयू ने काफी ज्यादा सीटें जीती, वो भी तब जब चुनाव प्रचार के दौरान तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर नीतीश कुमार पर जबरदस्त तरीके से हमलावर थे। लेकिन न तो नीतीश को पलटूराम कहना विपक्ष के काम आया और न ही उनकी उम्र और बीमारी पर निशाना साधना, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार ने पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा सीटों पर जीत हासिल की। साल 2020 का चुनाव नीतीश कुमार ने एनडीए के साथ गठबंधन में लड़ा था। उस वक्त एनडीए ने 125 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि इंडिया गठबंधन के खाते में 110 सीटें गई थीं। उस वक्त जेडीयू 115 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 43 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। लेकिन चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद नीतीश कुमार ने एनडीए का साथ छोड़ दिया था। नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हो गए थे। उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाई और एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए थे। लेकिन सरकार चलने के कुछ महीने बाद ही नीतीश कुमार ने एक बार फिर एनडीए का हाथ थाम लिया था। नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ दिया और एनडीए में शामिल होकर मुख्यमंत्री बने रहे। मतलब बिहार में सरकार बदल गई थी लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश ही बने रहे। उस वक्त नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन के साथ जाने को अपनी भूल तक बता दिया था। बीच में कभी 2 बार इधर उधर हुआ, वो गलती हुई और अब कभी इधर उधर नहीं होगा। इस बार नीतीश ने पहले ही साफ कर दिया था कि उनकी पार्टी एनडीए गठबंधन का ही हिस्सा रहेगी। इधर बिहार में मिली जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पर नया पोस्टर लग गया। बिहार चुनाव में प्रचंड जीत के बाद दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर बिहार की जनता का धन्यवाद लिखा पोस्टर लगाया गया। इस पोस्टर में प्रधानमंत्री मोदी के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की तस्वीर भी लगाई गई। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की बम्पर जीत पर दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया गया। बीजेपी ऑफिस में बिहार की मशहूर मखाने की खीर बांटी गई। बिहार के मुंगेर जिले की तारापुर विधानसभा सीट पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की जीत के बाद जश्न मनाया गया। उनके घर वालों और समर्थकों ने नाच गाकर खुशी मनाई। उन्होंने एक दूसरे को गुलाल लगाकर जीत की बधाई दी। उधर बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के लिए कांग्रेस सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई। नतीजों के बाद कांग्रेस के लिए बिहार में अपना अस्तित्व बचाने की चुनौती दिखी, क्योंकि 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बिहार के इतिहास में सबसे शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस दहाई के आंकड़े को भी नहीं छू पाई, जबकि राहुल गांधी ने बिहार में कांग्रेस को दोबारा मजबूत करने के लिए अपनी ताकत झोंक रखी थी। उन्होंने वहां यात्रा निकाली, जनसभाएं की, यहां तक कि तालाब में डुबकी तक लगा दी थी। लेकिन इसके बावजूद बिहार के चुनाव में कांग्रेस के हाथ सिर्फ निराशा ही लगी। कांग्रेस ने 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार में 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार कांग्रेस एक-एक सीट पर जीत दर्ज करने के लिए बेहद मशक्कत करती दिखी। और इसका असर महागठबंधन पर भी पड़ा, क्योंकि कांग्रेस महागठबंधन में आरजेडी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। राहुल गांधी को उम्मीद थी कि कांग्रेस बिहार में जोरदार वापसी कर सकती है, लेकिन नतीजों में सारा खेल पलट गया। कांग्रेस वापसी करना तो दूर, अपना अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ती नजर आई। कांग्रेस की यह हार महागठबंधन के लिए भी बड़ा नुकसान लेकर आई, क्योंकि कांग्रेस महागठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी। उसने बिहार की 243 विधानसभा सीटों में 61 सीटों पर दावा ठोका था, लेकिन नतीजों में वो दहाई का आंकड़ा तक नहीं छू पाई। मतलब 60 से ज्यादा सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस के हाथ में 10% सीटें भी नहीं लगी। और इसीलिए नतीजे आने के बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने अपनी ही पार्टी पर हमले शुरू कर दिए। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हार के बाद कांग्रेस को आत्ममंथन करने की नसीहत दे दी और उनके मुताबिक पार्टी के हालात पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। Our party leaders must do some very serious analysis of where things went wrong. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने नतीजों को बेहद निराशाजनक बताया। उन्होंने उम्मीद जताई कि कांग्रेस पार्टी इस हार का गंभीरता से विश्लेषण करेगी। और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा वाली 183 सीटों पर भी एनडीए का प्रदर्शन तगड़ा रहा। यात्रा के दौरान जिन विधानसभा क्षेत्रों में राहुल गांधी गए थे, उनमें एनडीए ने 158 सीटें जीती, तो महागठबंधन के खाते में महज 22 सीटें ही आईं। यानी इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी जहां जहां गए थे, वहां महागठबंधन को फायदा होने के बजाय भारी नुकसान हुआ। उनकी इस यात्रा से महागठबंधन ने जो उम्मीदें लगाई थी, वो पूरी तरह टूट गईं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विपक्षी दलों ने वोटर लिस्ट रिवीजन का मुद्दा जोर शोर से उठाया था। बाद में राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर वोटर अधिकार यात्रा भी निकाली थी, जो 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से शुरू हुई थी। और इस दौरान राहुल गांधी 183 विधानसभा क्षेत्रों में गए थे, लेकिन उनकी इस यात्रा से महागठबंधन की सीटों में इजाफा नहीं हो पाया और इस नतीजे ने महागठबंधन को हैरान कर दिया। खासकर महागठबंधन की सहयोगी कांग्रेस के लिए तो यह बहुत बड़ा झटका रहा। उसने वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ बिहार में यात्रा निकाली थी, राहुल गांधी ने की थी।
उन्होंने चुनाव आयोग के इस अभियान पर आपत्ति जताते हुए बीजेपी पर वोट चोरी करने का आरोप लगाया था। यही नहीं, राहुल गांधी ने अपनी यात्रा को वोटर अधिकार यात्रा नाम भी दिया था। उनकी यात्रा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और सीपीएम नेता दीपांकर भट्टाचार्य समेत कई बड़े नेता शामिल हुए थे। वीआईपी के मुकेश सहनी भी उनके साथ जुड़े थे। इस दौरान यात्रा में उमड़ी भीड़ को देखकर महागठबंधन ने काफी उम्मीदें लगाई थी और राहुल गांधी की यह यात्रा 16 दिन तक चली थी। उस दौरान राहुल गांधी और उनके साथ विपक्षी दलों के कई नेता 25 जिलों में गए थे। लालू यादव और प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में शामिल हुए थे और माना जा रहा था कि राहुल गांधी की ये यात्रा चुनाव के नतीजे पर बड़ा असर डालेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि विपक्षी दलों के साथ हजारों लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा था। राहुल गांधी ने 17 अगस्त को बिहार के सासाराम से ये यात्रा शुरू की थी, जो 25 जिलों में करीब 1300 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद पटना पहुंची थी। यात्रा का समापन पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली के साथ हुआ था। उस रैली में पूरे विपक्ष ने एकजुटता दिखाते हुए एक तरह से शक्ति प्रदर्शन किया था और इस दौरान राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने चुनाव आयोग को सीधा निशाने पर लिया था। आरोप लगाया था वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर लोगों के नाम काट दिए गए और राहुल गांधी ने बिहार में वोट चोरी का आरोप लगाते हुए यह मुद्दा हर मंच से उठाया था। उन्होंने चुनाव आयोग के साथ बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा किया था। उनके मुताबिक कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से जानबूझकर काट दिए गए। By the BJP and by the Election Commission to kill the Constitution and to kill Indian democracy. यही नहीं, बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ महागठबंधन में शामिल दल कोर्ट तक पहुंच गए थे। बाद में माना जा रहा था कि इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी जहां जहां गए थे वहां कांग्रेस और महागठबंधन को फायदा हो सकता है, लेकिन चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया कि इस यात्रा का कोई असर नहीं हुआ और महागठबंधन को उन विधानसभा क्षेत्रों में बुरी तरह हार मिली। इस बार के चुनाव में उन सीटों पर महागठबंधन को महज 22 सीटें ही मिल पाईं, जबकि एनडीए ने शानदार प्रदर्शन किया। हालांकि 2020 के विधानसभा चुनाव में उन 183 सीटों पर महागठबंधन का प्रदर्शन इतना खराब नहीं था। राहुल गांधी अपनी वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जिन विधानसभा क्षेत्रों में गए वहां पिछली बार यानी 2020 में महागठबंधन को 80 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार उसे भारी नुकसान हुआ और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के बावजूद उसकी सीटें काफी कम हो गईं। और बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद महागठबंधन में सिर फुटव्वल भी शुरू हो गया। हालांकि नतीजों से पहले महागठबंधन के नेता ये बात कहते नहीं थक रहे थे कि बिहार में महागठबंधन की ही सरकार बनेगी, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को करारी हार मिली। राज्य की 243 विधानसभा सीटों में महागठबंधन के खाते में 40 सीटें भी नहीं आईं। इसी वजह से चुनाव में मिली हार को लेकर महागठबंधन में सिर फुटव्वल शुरू हो गया। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी के नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने सीट बंटवारे को लेकर सवाल उठाए। मेरे हिसाब से टिकट बंटवारा ठीक से नहीं हुआ था और लंबा जो खींचा आरजेडी और उसमें, लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह ने चुनाव में मिली हार के लिए सीटों को लेकर मची खींचतान को भी जिम्मेदार ठहराया और दावा किया कि सीटों के बंटवारे में हुई देरी की वजह से महागठबंधन को चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा। यही नहीं, कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने चुनाव से पहले डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान करने के फैसले पर भी सवाल उठाए, क्योंकि महागठबंधन ने डिप्टी सीएम के तौर पर विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के नाम का ऐलान किया था। 24 अक्टूबर को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी घोषणा की थी। मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे साथ में। उसी दिन अशोक गहलोत ने महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर पेश किया था, लेकिन तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम तब बनते जब महागठबंधन बहुमत के आंकड़े को पार करता। बिहार में सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 122 है और महागठबंधन इस आंकड़े के आसपास भी नहीं पहुंच सका। मतलब तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने और मुकेश सहनी का डिप्टी सीएम बनने का सपना चकनाचूर हो गया। इसीलिए कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने सरकार बनने से पहले डिप्टी सीएम के नाम के ऐलान करने के फैसले पर आपत्ति जताई। लेकिन अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर पहले से तय हो जाएं, तो अभी जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन ही नहीं हुआ तो इसका कोई जरूरत मैं नहीं समझता हूं। इसके अलावा कांग्रेस नेता ने राज्य की 11 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस के बीच हुई फ्रेंडली फाइट पर भी ऐतराज जताया और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने का दाव महागठबंधन पर उल्टा पड़ गया। महागठबंधन ने बिहार का चुनाव तेजस्वी यादव की अगुवाई में लड़ने का ऐलान किया था और नतीजों को देखकर यह साफ हो गया कि महागठबंधन का यह पैंतरा जरा भी काम नहीं आया। जबकि महागठबंधन में शामिल पार्टियों ने पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि बिहार में उनकी जीत के बाद तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे।
यहाँ तक कि तेजस्वी ने खुद ही मुख्यमंत्री की शपथ लेने की तारीख तक बता दी थी। जीत रहे, बिहार की जनता जिता रही है। 18 तारीख को आप शपथ लेंगे? एकदम 18 को। हालांकि नतीजों में साफ हो गया कि तेजस्वी की अगुवाई वाले महागठबंधन को चुनाव में मुंह की खानी पड़ी और इसकी सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि जनता ने तेजस्वी यादव के चेहरे पर भरोसा नहीं जताया। इस चुनाव में महागठबंधन की अगुवाई तेजस्वी यादव ही कर रहे थे और नतीजों में महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटों पर दावा ठोकने वाली उनकी खुद की पार्टी आरजेडी भी काफी पिछड़ गई। आरजेडी ने 243 में 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन चुनाव में आरजेडी का प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा और चूंकि आरजेडी के साथ ही महागठबंधन की अगुवाई भी बिहार में तेजस्वी यादव कर रहे थे, तो हार का ठीकरा भी उन्हीं के सिर पर फूटा। नतीजों के बाद चुनावी जानकारों ने यह आशंका जताई कि पहले से तेजस्वी का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर घोषित करने से महागठबंधन को फायदे के बजाय नुकसान झेलना पड़ा और दावा तो यह भी किया गया कि तेजस्वी यादव और लालू यादव की छवि की वजह से बिहार में महागठबंधन को झटका लगा, क्योंकि चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी और जेडीयू ने तेजस्वी और लालू यादव को कई बार निशाने पर लिया और एनडीए के नेताओं ने कई सभाओं में यह चेतावनी तक दी थी कि अगर आरजेडी सत्ता में आ गई तो बिहार में दोबारा जंगल राज आ जाएगा। माना जा रहा है कि इसी जंगल राज के मुद्दे ने बिहार में तेजस्वी के दावे को कमजोर कर दिया, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के नेताओं ने इस मुद्दे पर उन्हें और लालू यादव को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आरजेडी के जंगल राज ने बिहार की कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। जानकारों का मानना है कि जंगल राज और चारा घोटाला जैसे मुद्दे तेजस्वी यादव की जीत का रोड़ा बन गए और माना जा रहा है कि इसका सबसे ज्यादा असर बिहार के महिला वोटरों पर पड़ा। दूसरी तरफ नीतीश सरकार ने महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर करके अपने उस वोट बैंक को और मजबूत कर लिया और इसी वजह से तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन को दोहरी मार झेलनी पड़ी। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने सरकार में आने पर हर घर से एक शख्स को सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया था वो भी काम नहीं आया, क्योंकि जानकारों का मानना है कि उनके इस वायदे पर जनता ने ज्यादा भरोसा नहीं किया और इन्हीं सब वजहों से तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना तो दूर, अपनी साख बचाना भी मुश्किल हो गया। महागठबंधन के साथ ही उनकी पार्टी भी बिहार में जूझती नजर आई। हालांकि तेजस्वी यादव अपनी विधानसभा सीट यानी राघोपुर को बचाने में कामयाब रहे। राघोपुर विधानसभा सीट वैशाली जिले में आती है। ये आरजेडी की सबसे सुरक्षित सीटों में एक मानी जाती है और इसी वजह से राघोपुर से तेजस्वी यादव मैदान में उतरे थे। हालांकि राघोपुर विधानसभा सीट का तराजू भी वोटों की गिनती के दौरान कई बार यहां वहां होता रहा। कभी पलड़ा बीजेपी की तरफ गया तो कभी तेजस्वी ने झटके से वापसी की। एक वक्त पर तो राघोपुर विधानसभा सीट से तेजस्वी यादव काफी ज्यादा पिछड़ गए थे। हालांकि आखिर में उन्होंने वहां से बीजेपी प्रत्याशी सतीश कुमार को अच्छे खासे अंतर से पटखनी दे दी, लेकिन उनकी जीत महागठबंधन के ज्यादा काम नहीं आ सकी, क्योंकि महागठबंधन बिहार में बुरी तरह पिछड़ गया। उधर दावा किया गया कि बिहार में महागठबंधन के उम्मीदवारों ने कई सीटों पर जो फ्रेंडली फाइट की, वहां एनडीए को फायदा मिला। बिहार की 11 सीटों पर महागठबंधन की पार्टियों के उम्मीदवार ही आमने सामने थे और उन 11 सीटों में ज्यादातर सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों की जीत हुई। मतलब महागठबंधन के प्रत्याशियों को इन 11 सीटों पर आपसी लड़ाई की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। फ्रेंडली फाइट का कोई मतलब नहीं होता है। फ्रेंडली फाइट में पार्टी गई, सबका नुकसान हुआ। महागठबंधन की इस फ्रेंडली फाइट में एनडीए को फायदा मिलता दिखा, क्योंकि इन 11 सीटों में करीब करीब सभी सीटें एनडीए के प्रत्याशियों ने जीत ली और महागठबंधन को इसका नुकसान झेलना पड़ा। हालांकि इसकी उम्मीद पहले से ही जताई जा रही थी। जानकारों का मानना था कि यह फ्रेंडली फाइट महागठबंधन के लिए घातक साबित हो सकती है और हुआ भी वैसा ही। जहां पर महागठबंधन की पार्टियों के प्रत्याशी ही आमने सामने रहे, वहां एनडीए की चांदी हो गई। उनमें कई सीटें ऐसी भी थीं जहां एनडीए के उम्मीदवारों के लिए लड़ाई मुश्किल मानी जा रही थी, लेकिन महागठबंधन की फ्रेंडली फाइट ने एनडीए के प्रत्याशियों की राह आसान कर दी और इसकी आशंका पहले से ही जताई जा रही थी। आखिरी दौर तक महागठबंधन की पार्टियों के बीच मान मनौवल का दौर भी चलता रहा था। कहीं आरजेडी और कांग्रेस के बीच टकराव था, तो कहीं वीआईपी और लेफ्ट पार्टियों के उम्मीदवार पीछे हटने को राजी नहीं थे। हालांकि इनमें कुछ सीटों पर चुनाव से पहले पार्टियों के बीच सहमति बन गई थी, लेकिन इन 11 सीटों पर कोई समझौता नहीं हो पाया था। इनमें कई सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने थी, तो कई पर कांग्रेस की वीआईपी और लेफ्ट पार्टियों के उम्मीदवारों के साथ भिड़ंत हुई थी। क्योंकि महागठबंधन के बीच इन 11 सीटों पर आखिरी वक्त तक सहमति नहीं बन पाई थी। कई सीटों पर तो ये रस्साकशी नामांकन के आखिरी दिन तक चली थी। पार्टी के बड़े नेताओं ने भी वहां से ताल ठोक रहे प्रत्याशियों को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई थी और इन सीटों पर महागठबंधन के ही 2-2 प्रत्याशी खड़े हो गए थे, क्योंकि वहां कोई भी पीछे हटने को राजी नहीं था, जिसका नतीजा ये हुआ कि वहां महागठबंधन के वोट ही आपस में बट गए
और इसका फायदा एनडीए को मिला। और इस सबके बीच बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज का खाता तक नहीं खुला, जबकि प्रशांत किशोर ने बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारे थे। और चुनाव के नतीजों से पहले प्रशांत किशोर ने यह दावा किया था कि इस बार बिहार में उनकी पार्टी जन सुराज की लहर है। खुद प्रशांत किशोर ने मीडिया के सामने कई बार यह बयान दिया कि बिहार में बदलाव होगा और राज्य में उनकी पार्टी की ही सरकार बनेगी, लेकिन नतीजे सामने आए तो उनकी पार्टी का खाता तक नहीं खुला। मतलब राजनीतिक रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर की पार्टी का एक भी उम्मीदवार जीत दर्ज नहीं कर पाया। जन सुराज पार्टी की गाड़ी शून्य से शुरू हुई और शून्य पर ही अटकी रही। जबकि भारतीय राजनीति में चाणक्य के तौर पर खुद को साबित कर चुके प्रशांत किशोर पहली बार अपनी पार्टी बनाकर बिहार विधानसभा चुनाव में उतरे थे। चुनाव से करीब 2.5 साल पहले उन्होंने जमीन पर उतरकर काम करना शुरू कर दिया था। और बिहार की जनता के बीच पहुंचने के लिए प्रशांत किशोर ने राज्य में करीब 3000 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। उन्होंने लोगों को यह समझाने की कोशिश की थी कि उनकी जनसुराज पार्टी ही बिहार में बदलाव ला सकती है। चुनावी घोषणा पत्र में भी प्रशांत किशोर ने शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, सुशासन और पलायन जैसे मुद्दों पर ज्यादा जोर दिया। और तो और उन्होंने बिहार में सरकार बनने पर जनता के सुझावों और जन भागीदारी से सरकार चलाने तक की घोषणा कर दी थी। मतलब प्रशांत किशोर को यकीन था कि उनकी पार्टी बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव लाएगी। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से काफी पहले उन्होंने ये संकेत दे दिए थे कि वो भी चुनावी मैदान में उतरेंगे, और वो भी बिहार की राघोपुर विधानसभा सीट से। ये वही राघोपुर विधानसभा सीट है जहां से लालू यादव की पार्टी आरजेडी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पिछले 2 चुनाव से लगातार जीत दर्ज करते आ रहे हैं। इस बार भी उन्होंने इसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा। बिहार की राघोपुर विधानसभा सीट तिरहुत प्रमंडल के वैशाली जिले में मौजूद है। मतलब प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। हालांकि जब नामांकन का वक्त आया तो वो अपने इस फैसले से पीछे हट गए थे और उन्होंने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर के चुनाव नहीं लड़ने के फैसले की वजह से जनसुराज पार्टी और पार्टी से जुड़े लोगों को झटका लगा था। हालांकि बाद में प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी से चंचल कुमार को टिकट दिया और उन्हें तेजस्वी यादव के सामने मैदान में उतार दिया। माना जा रहा है कि इसी वजह से राघोपुर विधानसभा सीट पर जनसुराज पार्टी की हार तय हो गई थी। और कमोबेश ऐसा ही हाल जनसुराज पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवारों का रहा, जबकि प्रशांत किशोर ने बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार उतारे थे। हालांकि नामांकन के बाद जनसुराज पार्टी के कुछ उम्मीदवारों ने अपने नाम भी वापस ले लिए थे, लेकिन इसके बाद भी इस बार के विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा बात प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज की हुई। और चुनाव से पहले प्रशांत किशोर भी बड़े बड़े दावे करते नजर आए थे। न्यूज 18 को दिए एक इंटरव्यू में तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को 25 से ज्यादा सीटें मिली तो वो राजनीति छोड़ देंगे। रिजल्ट के बाद अगर 25 सीट से ज्यादा जदयू को आ जाए तो आप आइएगा, अगर जनसुराज जीता होगा तो भी कहिएगा मैं छोड़ दूं। मतलब प्रशांत किशोर को यह भरोसा था कि इस बार चुनाव में नीतीश कुमार की हार होगी और उनकी पार्टी सत्ता में आएगी। और चुनाव प्रचार के दौरान कई बार प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और उनके फैसलों पर सवाल उठाए थे। और तो और उन्होंने ये तक कह दिया था कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हैं और उन्हें अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के नाम तक याद नहीं रहते हैं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की मानसिक हालत पर 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार सवाल उठाए थे और उनसे इस्तीफे की मांग की थी। पिछले 2 साल से यहाँ ये चर्चा आम है कि नीतीश कुमार मानसिक तौर पे स्वस्थ नहीं है, लोगों का नाम भूल जाते हैं, उनको जिलों का ध्यान नहीं रहता है। इसके अलावा प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के शराबबंदी के फैसले को गलत बताया था। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने ये भी ऐलान किया था कि सरकार बनने के बाद वो बिहार में शराबबंदी खत्म कर देंगे। मतलब जनता को अपने पाले में लाने के लिए प्रशांत किशोर ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन इसके बाद भी बिहार की जनता ने उनके दावे और उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को नकार दिया। जबकि राजनेता बनने से पहले प्रशांत किशोर बीजेपी और जेडीयू समेत कई पार्टियों के लिए काम कर चुके हैं। अपनी नई नई रणनीति का इस्तेमाल कर वो नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं की मदद कर चुके हैं। इसके बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा और अपनी नई पार्टी बनाई और बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन इसके बाद भी वो अपनी पार्टी को एक सीट पर भी जीत नहीं दिला सके। मतलब दूसरों के लिए जीत की स्क्रिप्ट लिखने वाले प्रशांत किशोर अपनी पार्टी का खाता तक नहीं खुलवा सके। इधर लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और 2 बार के विधायक तेज प्रताप यादव भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। वो तीसरे नंबर पर रहे। आरजेडी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने जनशक्ति जनता दल नाम की पार्टी बनाई और महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा।
लेकिन उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा, और हार भी कोई छोटी मोटी नहीं, क्योंकि तेज प्रताप यादव महुआ विधानसभा सीट पर तीसरे नंबर पर रहे। वो करीब 52,000 वोटों के अंतर से हार गए। इस सीट पर चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार संजय कुमार सिंह ने बाजी मारी। आरजेडी से निकाले जाने के बाद अपनी अलग पार्टी बनाने वाले तेज प्रताप यादव 10 साल पहले महुआ विधानसभा सीट से ही पहली बार विधायक चुने गए थे। यानी उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत बिहार के वैशाली जिले में मौजूद महुआ से ही की थी, लेकिन तब तेज प्रताप यादव ने अपने पिता की पार्टी आरजेडी की टिकट पर चुनाव जीता था, और इस बार वो अपनी पार्टी जेजेडी यानी जनशक्ति जनता दल से चुनावी मैदान में थे। चुनाव प्रचार के दौरान तेज प्रताप यादव ने जमकर पसीना बहाया था और दर्जनों रैलियां की थी। तेज प्रताप की जनसभाओं में खासतौर से युवाओं की भी भीड़ दिखती थी। हालांकि नतीजों पर उसका कोई खास असर नहीं पड़ा, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी के प्रत्याशी ने महुआ विधानसभा सीट पर अच्छे खासे अंतर से जीत हासिल की, जबकि 2 बार के विधायक तेज प्रताप यादव तो रेस में कहीं नजर ही नहीं आए। मतलब परिवार और आरजेडी से निकाले जाने के बाद उन्हें एक और झटका लग गया। लालू प्रसाद यादव ने 6 महीने पहले मई में अपने बड़े बेटे तेज प्रताप से नाता तोड़ने की घोषणा कर दी थी, और ऐसा इसलिए क्योंकि तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया अकाउंट से की गई एक पोस्ट को लेकर बवाल हो गया था। उस पोस्ट में एक तस्वीर साझा की गई थी जिसमें तेज प्रताप एक महिला के साथ दिखाई दिए। पोस्ट में दावा किया गया कि तेज प्रताप और वो महिला 12 साल से रिश्ते में है। इसी पोस्ट को लेकर विवाद हुआ था, क्योंकि तेज प्रताप यादव की शादी तो 7 साल पहले यानी साल 2018 में हो गई थी, और वो बिहार के पूर्व मंत्री चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय के साथ विवाह के बंधन में बंधे थे। लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही तेज प्रताप और ऐश्वर्या के रिश्ते बिगड़ गए थे और मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच गया था। और इसी बीच तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया अकाउंट पर वो तस्वीर दिखी जिसमें वो दूसरी महिला के साथ नजर आए। इसके बाद तो बखेड़ा खड़ा हो गया था, क्योंकि तेज प्रताप की शादी 7 साल पहले ऐश्वर्या से हुई थी और उस सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि वो 12 साल से दूसरी महिला के साथ रिश्ते में है। यानी शादी के 5 साल पहले से ही उनके और महिला के बीच दोस्ती थी। इस मामले ने लालू प्रसाद यादव परिवार को हिलाकर रख दिया था। सियासी गलियारों में भी तरह तरह की बातें उठने लगी थीं। लालू यादव परिवार के लिए इस पर जवाब देना भी मुश्किल हो गया था। हालांकि तेज प्रताप यादव ने दावा किया था कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिया गया था, और उन्होंने दावा किया कि हैकरों ने ही दूसरी महिला के साथ वाली उनकी तस्वीर पोस्ट की थी। लेकिन तेज प्रताप यादव की इस सफाई से भी मामला शांत नहीं हुआ। इसी के बाद लालू प्रसाद यादव ने यह कहकर तेज प्रताप से रिश्ते तोड़ लिए थे कि उन्होंने परिवार की छवि खराब की, और उन्होंने बड़े बेटे को न सिर्फ परिवार से निकाल दिया बल्कि आरजेडी से भी 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया था। आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल से अलग होने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी बनाई और उसका नाम रखा जेजेडी, मतलब जनशक्ति जनता दल। पहली बार चुनावी मैदान में उतरी जेजेडी ने बिहार के 243 विधानसभा क्षेत्रों में 43 पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, जबकि तेज प्रताप यादव खुद वैशाली जिले की महुआ विधानसभा सीट से लड़े, और उन्होंने रोजगार और पलायन के मुद्दे पर बिहार की जनता से वोट की अपील की थी। चुनाव प्रचार के दौरान तेज प्रताप यादव ने दावा किया था कि उनकी पार्टी कई सीटों पर भारी अंतर से जीत का परचम लहराएगी, लेकिन वो जिस महुआ विधानसभा सीट से खुद लड़े उस पर भी हार मिली। महुआ विधानसभा क्षेत्र बिहार के वैशाली जिले में मौजूद है। पटना जिले से लगने वाला वैशाली तिरहुत प्रमंडल के अंदर आता है। वैशाली के पूर्वी तरफ समस्तीपुर, उत्तर में मुजफ्फरपुर और पश्चिम में सारण जिला मौजूद है। बागमती और गंडक नदियां इस इलाके को सिंचती हैं और वहां बड़े पैमाने पर लोग खेती करते हैं। लेकिन बढ़ती बेरोजगारी और पलायन वहां पर लंबे समय से सियासी मुद्दा बना रहता है, और इन्हीं मुद्दों पर तेज प्रताप यादव ने चुनाव प्रचार के दौरान जोर दिया था और लोगों से वोट मांगा था। लेकिन नई पार्टी के साथ लड़ रहे तेज प्रताप को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि चुनाव प्रचार ही नहीं बल्कि मतदान के बाद भी वो पूरे आत्मविश्वास से भरे थे और ऐलान कर दिया था कि बिहार में जिस भी गठबंधन की सरकार बनेगी वो उसे अपना समर्थन देंगे। जिसके पास ज्यादा बहुमत आएगा, जिसकी सरकार बनेगी और वो अगर काम करेगा तो उसके साथ हम रहेंगे। तेज प्रताप यादव ने कई सीटों पर अपनी पार्टी के जीतने की उम्मीद जताई थी। हमारी पार्टी आएगा 10-15 सीट आएगा और क्या। लेकिन तेज प्रताप न सिर्फ अपनी सीट पर हार गए बल्कि 43 विधानसभा सीटों पर लड़ने वाली उनकी पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया। हालांकि नतीजों के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी हार स्वीकार की और आरजेडी और कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दावा किया कि कांग्रेस की वजह से आरजेडी बर्बाद हो गई। यानी तेज प्रताप यादव खुद भले ही बुरी तरह हार गए हों, लेकिन उन्होंने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव और राहुल गांधी पर हमला करना नहीं छोड़ा।
सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने बिना नाम लिए आरजेडी पर हमला बोला। उन्होंने लिखा कि ये हार जयचंदों की करारी हार है। तेज प्रताप यादव ने दावा किया कि उन्होंने पहले ही बता दिया था कि इस चुनाव के बाद बिहार से कांग्रेस खत्म हो जाएगी। तेज प्रताप यादव ने जीत के लिए एनडीए को बधाई दी। और इस सबके बीच बीजेपी को प्रचंड जीत मिलने के बाद बीजेपी नेता अनिल बलूनी ने दिल्ली के पार्टी दफ्तर में मिठाइयां बांटी। बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी ने बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया था और वो दिल्ली के पार्टी दफ्तर के बाहर लोगों को मिठाइयां बांटते नजर आए। इस दौरान अनिल बलूनी के साथ कई नेता बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का जश्न मनाते दिखे। चुनाव के परिणाम आने से पहले ही बैंड बाजे के साथ जीत का ऐलान कर दिया गया था। बिहार में बीजेपी की एकतरफा जीत पर पार्टी के लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। इस दौरान अनिल बलूनी और बाकी नेताओं ने पार्टी दफ्तर के बाहर एक दूसरे को लड्डू खिलाकर मुंह मीठा किया।